अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं वरहमतुल्लाहि जी? सारे ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम एंजॉय हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मौसम है आजकल? थोड़ा आज बताएं। तो फिर भी बेहतर है। कल तो जब मैं काम पे गया था शहर से बाहर, काफ़ी तेज़ बारिश, बिजली भी चमकी है, तूफानी बारिश थी। टोर्नेडो आ गया भाईजान, जी चमगादड़ आ गई इनको सर। उठाने के लिए। और काफ़ी जगह पे सैलाब भी आया हुआ है, पानी जमा हुआ था। नहीं, वैसे ये चीज मैं करूंगा। मैं बैठा हूँ उधर लिविंग में, अचानक ही वो मूसलाधार बारिश नहीं होती, जी बैठे बैठे। तो वो मेरा दोस्त मुझे कहता है, यार चूल्हे पे किसने कुछ रखा हुआ है। वो समझा कुछ पक रहा है। वो कहता है, हमजा भी हमने चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है। मैं कहा भाई वो बाहर बारिश हो रही है, वो देखो वो एकदम इतनी तेज हुई है। वो यार इतनी बारिश हुई, सैलाब आया। मैं मोजली से गुजर रहा था तो वहां पे ना फ्लडिंग हुई थी। मैंने कहा यार घुमा के वापस जाऊंगा, चलो इधर से गुजार लेता हूँ। वो दरवाजे तक पानी आ गया ना, तो वो जो आगे शीट नहीं होती नीचे लगी होती है इंजन प्रोटेक्शन के लिए, वो टूट गई कहीं पे आगे से आधी। और वो खड़ 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 की आवाज आया, मैं घर रहा है वापस आके मैंने कहा यार अब इसको कैसे जोड़ूं। तो मैं कहा सारी ना टूट गई। वो फिर मैं ढूंढा कहीं पे रैंप ढूंढा, बस स्टॉप के ऊपर थोड़ा रैंप हाई बनाया होता मैंने, अगर आप नोट करो तो। मैं वो बच्चों को बैठाया, मैंने कहा आज जरा बाहर तक चले। उसको लेके गया बड़े वाले के साथ में, और उसके नीचे मैंने जाके फोन ऑन किया, टॉर्च पुराने फोन का, और मैंने उसको वैसे ही अड़ा दिया अंदर, क्योंकि बोल्ट चाहिए तो उसको लगाने के लिए थे नहीं मेरे पास। और मैंने लगाया, मैं कहा चलो अड़ गया तो मैकेनिक के पास ले जाऊंगा। वहां से निकला हूँ वापस, गाड़ी घुमा के घर रहा हूँ। मैंने कहा फोन कहाँ पे है? कहता मुझे तो नहीं दिया। मैं गाड़ी में देखा नहीं था, मैं वापस उधर गया तो उल्टा वैसे ही टॉर्च ऑन होके पड़ा हुआ। मैं कहा चलो शुक्र है अल्लाह का, उठाया भाईजान तो टूटा हुआ था। आस्ता, और मैंने गाड़ी पीछे उतार के रैमसेस के ऊपर से गुजार के तो यू टर्न मार लिया था। आस्ता। तो कौन बड़ा कौन ही सा था? S9 प्लस, अच्छा, वो आपका पुराना वाला। बड़ा ही लॉस हो गया यार। चलो यार, तो कोई घर बात नहीं। आया तो मैं अपसेट से हो गया किसी। तो वो फिर मिसेज ने बात की थी, शुक्र कर तेरा नया फोन नहीं था। मैं हाँ, कहा अल्लाह तेरा मैं शुक्र तो है, ये इसी सोच रहा चीज हूँ। से बड़ा हौसला हो गया मुझे। मैं कहा शुक्र है नया फोन नहीं था। तो कल बहरहाल बड़ा तूफान आया हुआ था, और दो तीन जगह पे फ्लडिंग भी थी। यहाँ पे वैसे भी सड़कें ऊपर नीचे है ना, तो जो नीचे वाली ना वो भर जाती है पानी के साथ ही। ऐसे ही है। अच्छा, इससे कनेक्टेड कनेक्टेड तो नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है रिसेंटली बड़ा जबरदस्त किस्म की बारिशें और सैलाब हाँ हुआ है। जी, कराची की साइड पे स्पेशली। हाँ, लेकिन लाहौर में भी बहुत ज्यादा आया हुआ है, पंजाब में भी काफी आया हुआ है, हालांकि मानसून शुरू नहीं हुआ। ओके। इससे एक छोटी सी चीज मेरे जहन में ऐसे आई है, इस पे कोई रिसर्च तो नहीं है अभी हमारी, लेकिन ये जो लोग आजकल, अब कल भी जिस तरह ये आया है ना, तो मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ उधर ही बैठे बैठे, वो कहता है ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, उसकी वजह से ये हो रहा है, ये वो ना, यानी इंस्टेंटली उसने ये बोला। हालांकि उसकी भी मुझे पता कोई रिसर्च नहीं थी, क्योंकि उसे मैं जानता हूँ, लेकिन शायद सुनने की वजह से उसने बोल दिया। यार दूसरा फीलिंग भी तो है ना। आप एक मुल्क में आप रह रहे, जैसे आपको याद होगा इस मुल्क में आप 15-20 साल पहले चले जाए, यहाँ कितनी सर्दी पड़ती थी, कितनी ठंड होती थी। अब उस सूरज का तो नाम वो निशान ही नहीं होता था। अभी समर में एक्चुअली यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए समर होता है, सूरज होता है। आप 5 या 10 साल पहले चले जाए, नहीं होता था। तो आपको एक्चुअली कुछ फर्क नजर आ रहा है, तो फिर आप, और जो साथ में जो सब लोग कह रहे हैं कि भी क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से भी हो रहा है, तो वो आपका एक तरह से आप कह रहे हैं, हाँ रियलाइज कर रहे हैं वाकई में जो आपकी वर्ल्ड है वो वार्म हो रहा है। क्योंकि ठंडे मुल्कों में भी गर्मी पड़ रही है यार। इधर भी कितने रिकॉर्ड टेम्परेचर यहाँ पर अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं रिसेंटली। आपने नोटिस किया हो, कहते हैं यार ये पता नहीं कब 20s का रिकॉर्ड टूट गया, पता नहीं कितने, यानी 100 साल पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं अभी। तो वो लोग फील भी कर रहे हैं। ये लेकिन इसमें इसमें भी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी डिबेट है क्लाइमेट चेंज में, इज इट रियल और नॉट। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जब से दुनिया बनी है क्लाइमेट चेंज होता आ रहा है, कुछ 100 साल ऐसे रहता है, फिर वापस चला जाता है, फिर आता है, ये एक सर्कल सा है जो चल रहा है। हम लोग ऐसे ऐसे एक सर्कल में, सर्कल के उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे चेंजेस आ रही हैं और हमें नजर आ रही हैं, तो इस वजह से लोग कह रहे हैं। लेकिन ये शुरू से एक निज़ाम है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, पता नहीं क्या सही है क्या नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हो रहा है, कुछ कहते हैं। अब जैसे मैं एक सुन रहा था, अक्सर लोग कहते हैं ना कि सी लेवल ऊपर आ रहा है और आने वाले वक्त में और तेजी से आएगा। तो उसमें एक बिजनेसमैन को, मल्टा बिलियनर था, वो कहता है अगर ऐसी कोई बात होती तो ये जितने आइलैंड्स बना रहे हैं सर दुबई में, वो लिटरली पानी के लेवल पे आइलैंड्स बना रहे हैं और उस पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स और डॉलर स्पेंड कर रहे हैं। तो कहता है अगर ऐसी कोई हकीकत होती तो आपके ख्याल में ये इतना पैसा इन जगहों पे खर्च करते? क्योंकि देखो ना आप, वो जो अब जिस तरह वो आपका पाम आइलैंड है, पाम जो मेरा जो है, वहाँ पे जो लोग खरीद रहे हैं, वो इतना महंगे महंगे अपार्टमेंट्स और जो भी वहाँ पे जो हैं विलाज हैं वो खरीद रहे हैं ना, तो अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो तो वो इस तरह की फजूल इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे ना, ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो वो कह रहा था इट डजंट रियली मेक सेंस कि साइंटिस्ट एक तरफ कुछ कह रहे हैं कि जी क्लाइमेट चेंज आ रहा है, सी लेवल ऊपर आ जाएगा और बारिशें हो रही हैं, और ये जिस तरह आपने बोला कि वेदर एक दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है।
और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आप अगर उसे ऑपोजिट देखो तो लोग उन्हीं जगहों पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जैसे मियामी की वो एग्जांपल दे रहा था, वहाँ पे सारे बीचेस पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो वो कहता है वेरी कंट्रोवर्शियल है, मैं किसी को की करनी एक पता। और सुन रहा था मैं कि वो कह रहे थे कि जो यूके का इतना कह रहे हैं यार CO2 एमिशन ये वो, उसने बोला अगर आज यूके डूब जाए, अगर कम्प्लीटली जो है ना एकदम डूब जाए, कहते हैं यूके के जो पोल्यूशन को ओनली 2% इफेक्ट होगा, सिर्फ 2%। यानी कि जो 100% में से सिर्फ समझ ले अभी भी फिर भी 98% दुनिया में पोल्यूशन रहेगी, और जो CO2 एमिशन है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो वो कहते हैं कि जो इतना आप कह रहे हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इतना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, नहीं है। उन्होंने ये बोला था कि आपका इंडिया, चाइना और जो गरीब ममालिक कहते हैं वो दे डोंट केयर अबाउट CO2 एमिशन। उनको भूख की पड़ी हुई है, खाने पीने का पड़ा हुआ है। उनको ये नहीं टेंशन कि भाई ये मैं इसका CO2 एमिशन क्या है, इसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, हमें इसको किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। सबसे ज्यादा उधर हो रहा है, और उधर आप कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, उसकी वजह भी है ना भाई, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने सेटअप भी वहाँ पे की हुई है, अफ्रीका के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आप यहाँ पे सुपर स्टोर में चले जाएं, जो भी ट्राउजर्स हैं आपके, जितने भी आप क्लोथिंग बाय करते हो बाहर से, वो सारे मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया, ऐसे ही आपका। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। वो दिखा रहे थे कि जितना भी यूके अपना वेस्ट है ना, वो डंप अफ्रीका साइड पे करता है। तो वो भी सी बात, इनको क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह जो रोगन पे एक आया हुआ था, एक जर्नलिस्ट था, उसने वीडियो दिखाई है कॉन्गो की। अब वो कहता है कि जितनी ये एक शिफ्टिंग हो रही है ना टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ और बैटरीज और ये सारा, तो वो कहता है कॉन्गो में सबसे ज्यादा आपका ये निकलता है कोबाल्ट। उसकी एक पूरी पट्टी है कॉन्गो की ना, एक पूरी साइड पे, वहां से सारा निकलता है। और वहां पे इस टाइम पे उसने वीडियोस दिखाई जो उसने खुद बनाई, तो कहता है वहां पे इस टाइम पे आपके जो ह्यूमन लेबर है आपकी, और चाइल्ड लेबर स्पेशली, कहता है औरतों ने, उसने जो वीडियो दिखाई जिसमें औरतों ने पीछे बच्चों को डाला और ये सारी चीजें हो रही हैं, वो कहता है ये आज हो रही हैं, ये मैं कोई तुम 500 साल पुरानी बातें नहीं बता रहा। तो कहता है लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं हम सेविंग द एनवायरनमेंट, सेविंग द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप बैक एंड पे देखो तो सब उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। तो अगेन हिपोक्रेसी है वेस्ट की, क्योंकि इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतना पैसा इन्वॉल्व है। और इवेंचुअली जैसे हम अक्सर बात करते हैं कंट्रोल की, कि आपकी ये फोन बैटरीज, और वो कहता है वो आप लिटरली अगर आप वहाँ ये चीजें एक्सपोज होनी शुरू हो जाए ना, तो आप लोगों को इतनी तकलीफ होगी आपके जो एक एक फोन में बैटरी डली हुई है, ये कहाँ से सोर्स कहाँ से हुई है। ऐसी एक मशहूरी में देख रहा था इसी के ऊपर कि एक अमीर बंदा होता है, उसने ना टोपी या जूते खरीदा होता है, बहुत महंगा पहना होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की होती है, वो दिखाते हैं कि ये जूता कहाँ से बनकर आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो दिखाते हैं जहाँ से उसने ख़रीदा है, ठीक है। फिर वेयर हाउस जाते हैं, वेयर हाउस पे जिस मुल्क में बना है, फिर कौन से मुल्क में बना है, और जिस फैक्ट्री या जिस घर से बना है। तो आखिर तक जब जाते हैं तो दिखाते हैं एक बूढ़ी सी औरत होती है, बच्चे को लिया होता है उसने, उससे हाथ भी उसके कांप रहे होते हैं, तो वो जूता बना रही होती है, और उसकी तनख्वाह बिल्कुल ज़रा सी तनख्वाह है, और एक अमीर बंदा इतने आराम से पैसे दे के वो जूता खरीद लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लड डायमंड नहीं, जो इन्होंने मूवी बनाई थी, वो सारी थी इसीलिए कि आप डायमंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को देते हो कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तो उसके पीछे क्या चीज़ हो रही है वो पता ही नहीं। एनीवेज ये तो बातों से बात निकल है, ये मौसम की वजह से जो एक मेन जो डिस्कशन हमारे जहन में एक चल रही थी, वो ये थी कि आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है, स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम, जो फॉलोअर्स हैं इस्लाम के और चाहते हैं कि ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें और अपने ख़ानदान में अपने बच्चों में प्रैक्टिस करवाएं, उनके लिए एक थोड़ा टफ सा एनवायरनमेंट चल रहा है कि आपका जो शैतानी जो हमले हैं वो इतने ज़्यादा हैं सोसाइटी में। तो इस पे एक सजेशन, स्पेशली जो लोग वेस्ट में रहते हैं, और स्पेशली जो हम लोग जो जिनके जैसा माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, वो बाहर जाते भी हैं स्कूलों में, सारी चीज़ें रोज़ की आपकी प्रैक्टिस है, वो घर आते हैं फिर डिस्कशंस होती हैं वो। तो अगर लोगों की इस चीज़ को थोड़ा सा कह लो कि लोगों तक पहुंचाना हो, तो किस तरह पहुंचाया जाए कि जो सोसाइटी है उसमें अगर आप रह भी रहे हैं और इन चीज़ों से बचना भी चाह रहे हैं, तो उसके आसान तरीके कुछ क्या हैं, और उससे पहले क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग सफ़र कर रहे हो एज बच्चों की एस्पेक्ट से, वो क्या सीख रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यार कुछ बातें तो ये है कि जैसे अगर कुछ लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे जो है ना वो सोशलाइज करें, वो कुछ कुछ माँ बाप चाहते हैं कि नहीं करें, ठीक है। दोनों में प्लस और नेगेटिव दोनों आप पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें सोशलाइजिंग जो करना चाहते हैं,
ठीक है, जो माँ बाप कहते हैं ठीक है बच्चे हमारे जाएं बाहर, घूमे फिरें, लोगों से मिलें, ठीक है, ताकि उनका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो। कॉन्फिडेंट तो उनका इतना बिल्ड हो जाता है कि वो अपने माँ बाप के आगे आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको जवाब देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उस लेवल तक तो नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंट, मतलब आप दें। सोशलाइज मेरे हिसाब से इस तरह होना चाहिए कि नहीं तो वो बिल्कुल सॉरी, कॉन्फिडेंट तो नहीं हुआ ना, ये तो बदतमीजी नहीं, हुई। बदतमीजी हुई, लेकिन वो लोग तो रियलाइज बाद में जाके करते हैं ना, जब बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अगर आप बिल्कुल इसको बिल्कुल फ्री कर दो, ठीक है, जाओ बच्चे आपने जितने ओवर जाने जाओ, कॉन्फिडेंट। आप ओवर स्टे करो, या अपने घर में भी ओवर स्टे करवाओ। आई अच्छा वुड इसमें से दो, कि वो इंडिपेंडेंस हुई, कॉन्फिडेंस नहीं इसमें हुआ। दो चीजों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक है नेसेसिटी, कि आपने बच्चे को स्कूल भेजना है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना, आपने बच्चे को एजुकेशन तालीम देनी है। एक वो है, उसमें आपको क्या फेस करना पड़ रहा है और उसके हल क्या हैं। और दूसरा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो आप वॉलंटरी करते हो। जैसे फर्ज करो अब आप कह रहे हो बच्चे ने सोशलाइज करना है, उसके किसी दोस्त की बर्थडे है, या उसने वैसे बाहर मार्केट में निकलना है, या उसने ऑनलाइन कुछ करना है। ये ऐसी चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो ना, कि यार इसमें मैं क्या। लेकिन एक बच्चे को आपने स्कूल भेजना है, तो लेट्स टॉक अबाउट स्कूल फर्स्ट, कि वो वहाँ जा रहा है, वो स्कूल में जो एनवायरनमेंट है सब मिक्स है, कोई रोक टोक नहीं है, उसको आप कैसे, आपके नज़दीक आप क्या फेस कर रहे हो और आपके नज़दीक क्या उसका हल है। बेस्ट तरीका तो ये है, जैसे आप मुस्लिम हो, ठीक है, आप नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हो, बेस्ट ये है कि आप उसको इस्लामिक स्कूल भेजो, ठीक है। अगर आप इस्लामिक स्कूल, अगर फ्री वाला आप दाखिला नहीं मिलता, कुछ फ्री इस्लामिक स्कूल भी यहाँ पे हर बंदे को तो दाखिला नहीं मिल सकता ना, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, कुछ सिटीज़ में, कुछ सिटी में कम है, वहाँ आपको इजीली मिल जाता है, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे नहीं मिलता। अगर जो पैसे वाले हैं वो बहुत महंगे हैं, ठीक है, प्राइवेट जो इस्लामिक स्कूल है वो बहुत महंगे हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर लोगों के बच्चे जा सकते हैं, आम लोगों के बच्चे नहीं जा सकते, ठीक है। ये दो ऑप्शन हो गई, पहले तो ये आपके दो ऑप्शन होने चाहिए, ये नहीं हो सकती तो आप या होम स्कूलिंग करवाएं, ठीक है। अभी तो ये भी हो गया कि लोगों ने घर में होम स्कूलिंग की भी है, ठीक है, मोहल्ले से 3-4 बच्चे ले लिए हैं, तो उन्होंने इकट्ठे कमिटमेंट बैठ की के। है जी, कमिटमेंट की है, कम पैसे लेते हैं तो वो पढ़ाते हैं बच्चों को। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक हफ्ता एक माँ बाप पढ़ा ले, दूसरा हफ्ता दूसरे माँ बाप पढ़ा लें, ठीक। अगर आपने इन्वायरमेंट से बचना है, अगर ये चीज़ें भी नहीं हो रही हैं तो आप नॉर्मल स्कूल भेज रहे हैं, तो कम अज़ कम ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा स्कूल में पढ़ क्या रहा है, ठीक है। आप उससे गुफ्तगू करें, उससे बातचीत में बताएं, अगर कोई चीज़ उसने गलत सीखी है तो उनको बताएं भाई हमारा दिन ये नहीं सिखाता, ठीक है, हमारा दिन ये सिखाता है, हमने इसको फॉलो करना है, हमने अल्लाह को फॉलो करना है, हमने कुरान को फॉलो करना बिल्कुल जबरदस्त। है, ठीक है। आप क्या फरमाएंगे जी साउद भाई। यार मैं थोड़ा सा एक बैक स्टेप लूँगा और मैं एक लोगों की मेंटालिटी को चैलेंज करूँगा। देखें, एक तो अगर आपका रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो इस्लाम, हमारा इस्लाम है सबका, तो अगर आप मुसलमान अपने आप को कहते हो तो जाहिर ही बात है हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कुरान और सुन्नत है। तो कुरान की एक आयत है जिसके तर्जुमा ये है कि भाई अल्लाह ताला बोलते हैं कि भाई तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को नार से बचाओ, आग से बचाओ। तो अगर आपको ये आपका एक बेस होना चाहिए जो हम सब का होना चाहिए, अब वो फिर आप इसको एक्सपैंड करते हैं कि भी आप नार से किस तरह से बचा सकते हो। ये जो आप सारे चैलेंजेस बता रहे हैं ये तो बाद में आते हैं ना, लेकिन पहले माँ बाप को तो रियलाइज हो कि भी हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उधर जो है बुराइयाँ अच्छाइयाँ उसको जज करना, उसको फिर नेविगेट करना। हम हमें भी तो तालीम चाहिए ना, क्योंकि काफ़ी माँ बाप आपने देखे होंगे उनको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा, वो ऐसे होता है ना जैसे स्लीप वॉकिंग, वो जैसा स्कूल में जो पढ़ रहे हैं जो सिखा रहे हैं। यानी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, आपने कितनी दफ़ा देखा होगा, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर बेशक लोग ऐसे स्कूलों में जाते हैं जो मुसलमान वहाँ नहीं पढ़ते ज़्यादा, या मुस्लिम स्कूल नहीं है जैसे आपने बोला, लेकिन 95% जो बच्चे मुसलमान हैं, मैंने कितनी दफ़ा देखा है कि भाई माँ हिजाब हिजाब पहना होता है और ईस्टर बनी के वो लेके जा रहे होते हैं, बास्केट्स लेके जा रहे होते हैं, ऐसा ही है ना, आपने भी देखा होगा। तो पहला जो है ना मेरा ये कि भी हमें अपने आप को एक ये कांस्टेंट रिमाइंड करना पड़ेगा, अल्लाह ताला ने बोला कि अपने आप को और अपनी फैमिली को नार से बचाओ, तो फिर जब वो होगा ना फिर आप अगले स्टेप देख सकते हैं। फुरकान भाई आप क्या समझते हैं। यार स्कूल देखें, अब एक एटमोसफेयर है यहाँ पे, और जैसे आपने बताया कि यहाँ पे हर बंदा अफोर्ड कर भी नहीं सकता क्योंकि फीस है ना। पहली बात तो ये कि बीइंग अ पेरेंट आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि यार मैं इस मुल्क से ही अपने बच्चे के लिए क्या चाह रहा हूँ। अब एक चीज़ आपको एक नज़र आ रहा है कि यार ये इन्वायरमेंट बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग कहाँ है बीइंग अ पेरेंट। अगेन जो आपने तर्जुमा किया कुरान की आयत का, तो आप किस तरह अपने बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए उससे बचाएंगे आग से, ठीक है। आ गई है ना एक आपको, मतलब एलजीबीटी के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, गेइज्म के बारे में, ईस्टर के बारे में, क्रिसमस के बारे में चीज़ें बता रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि यार ठीक है अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है,
कि यार मैं इनको जो सा ना इनकी एजुकेशन अफोर्ड कर सकूं, लेकिन मेरा ये एम है कि जब 5 साल के होंगे या 10 साल के होंगे मैक्सिमम, तो मैंने इनको एक इस्लामिक इन्वायरमेंट देना है। तो सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप उसको विजुलाइज करें कि यार मैंने अपना कोई ऐसा जो जैसे भी है वो मेरे ऊपर है बीइंग अ पेरेंट। अगर मैं नहीं कर सकता तो भाई सीधी सी बात है, कल को आपका बच्चा आपका खड़े होकर गिरबान पकड़ ले तो आप क्या कर सकते हैं? वो कहेगा वाले साहब मैंने तो आपको नहीं कहा था मुझे यहाँ भेजे ना, मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप बाहर जाके पैसे कमाते रहें और हमारे ऊपर खर्च ना करें। और अगर मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, वो बच्चा अपने बाप को कह रहा है मुसलमान बच्चा, आई विश यू डाई, आई विश यू डाई। क्यों? क्योंकि उसने बोला था गेम नहीं खेलनी। तो ये आपको स्कूल से तो नहीं सिखाते ना कि आपने अपने बाप को ऐसे कहना है। ये तो उसकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई। किस वजह से हो सकता है वो अपना बच्चों को टाइम ना दे रहा हो, या उसको लगता है कि मैं अपनी तरफ से बच्चों के साथ ठीक कर रहा हूँ। हैंड ऑन हार्ट आप मुझे बताएं, बच्चे घर में आते हैं, कितनी दफा आप बैठ के बच्चे से कहते हो कि आज आपने क्या सीखा है, या कोई ऐसी चीज मुझे बताएं। ठीक है ना, कहना ओबियसली आप बातें जो मर्जी कर लो, लेकिन अगेन अगर मेरे पास पर्सनल चॉइस हो तो मैं बच्चे को एक इस्लामिक मुल्क में लेके जाके वहाँ पे उसे इस्लामिक तालीम दूँ। एक और मिसाल ये है, अब हम अपने माँ बाप के सामने सर नहीं उठाते थे, ठीक है ना, आंखें आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते थे। अब यहाँ की जबान ऐसी है, हमें अपने वाले साहब ने बुलाना, फुरकान इधर आओ, जी पापा जी, ऐसे ही था ना। यहाँ पे बच्चे को बुलाओ, अपने बच्चे को बुलाते हैं आप, अब्दुल्ला कम हियर, वाह What do you want? वाह, व्हाट डू यू वांट विनी, वाह No, यस। did you? ऐसे सुनने में आपको रूड लगता है ना, तो इसमें बच्चे का कसूर नहीं है। बच्चे ने तो नहीं कहा कि आपको यहाँ पे लेके है ना। हाँ, लेकिन जब बच्चा आपका प्यूबर्टी में पहुंच जाएगा, 10-12 क्रॉस कर जाएगा, फिर आप टेल का जोर भी लगा लेंगे तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। अभी मैंने माँ बाप को देखा, वो कहते हैं यार मैंने कहा यार अब वहाँ पे मुस्लिम जो एरिया है वहाँ पे क्यों नहीं आप मूव होते? कहता मेरा बच्चा कहता मैंने स्कूल नहीं छोड़ना। क्यों? उसके दोस्त वहाँ बने हुए हैं। ठीक है ना, बच्चा कह रहा है माँ बाप को कि मैंने वो चेन लेनी है। वो कहता तुझे पता हम नहीं पहन सकते। वो कहता है तो जब मैं 16 का होगा तब तो पहन सकता हूँ ना, तब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते। दैट्स व्हाट उसका बच्चा उसको बोल रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उस बच्चे से कि वो आपकी मतलब आगे खिदमत करेगा जाके? और वही बच्चा अपने माँ बाप को कह रहा है कि जब आप बड़े होगे ना तो मैं कनाडा चला जाऊंगा क्योंकि मुझे कौन लुक आफ्टर करेगा। आई डोंट नो। सोसाइटी का इसमें ये कसूर है कि यहाँ पे वेस्ट में सोसाइटी मटीरियलिस्टिक है। वो आपको बताती है कि आपके ऊपर किसी का हक नहीं है। इनकी तरफ से आप कुत्ते को खुदा बना के उसकी इबादत करें, आप किसी खोते के साथ शादी कर लें या खोती के साथ कर लें, ठीक है, होमोसेक्सुअल है तो खोते के साथ ही करें, लेकिन इनको उस चीज का फर्क नहीं पड़ता। ये किस चीज में एम्फसाइज करते हैं कि आपकी फ्रीडम जो है उसको कोई इन्वेड नहीं कर सकता। आपकी अपनी फ्रीडम है, पर्सनल चॉइस, आपके माँ बाप आपको कुछ नहीं कह सकते, उनका आपके ऊपर कोई हक नहीं है। जो मैं पिछली पॉडकास्ट में बात की थी, वो जो खातून का था, कैसे उन्होंने बच्चे खींच लिए थे, उसने अपनी कोख से जन्म दिया बच्चों को और वो लेके आके, क्योंकि तुम उनको हाथ से खाना खिलाती हो, ठीक है ना, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो उनसे तुमने उसे बचाया कि शीशे में ना जाए, दरवाजा बंद किया है, तो ये उनके नजदीक बहुत बड़ा आपने क्राइम किया, ठीक है ना। लेकिन ये बात वही है जो मैंने शुरू की थी कि माँ बाप का ये विजन होना चाहिए कि ये एटमोसफेयर हर बंदे को पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ये लोग बच्चे को इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि माँ बाप की तो रेस्पेक्ट रहती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, आपके रिश्तेदार आके बच्चे को कुछ कह के तो दिखाएं, तो जेल में ना ले जाए तो मुझे बताना। ये बात अच्छी की दोनों ने कि एक तो पहली बात है आपको खुद रियलाइज होना चाहिए, ठीक है, पहले तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आपका दीन आपको क्या कहता है, ठीक है। फिर बात की है कि आपकी लॉन्ग विजन होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कहा कि लॉन्ग विजन में आपको ये आपने डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं बच्चे से, या आपका दीन आपसे क्या चाहता है। लेकिन लॉन्ग विजन के साथ एक और चीज़ होनी चाहिए कि टेम्परेरी, जैसे वक्ती तौर पे आप इस मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, आपने लॉन्ग विजन तो कर लिया कि आपने इतने साल बाद आपने प्लान कर लिया इतने साल बाद मैंने जाना है, लेकिन अभी वक्ती तौर पे बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना, जहन तो उनका फिर भी बन रहा है, इधर ग्रो हो रहा है, तो उसमें भी आपने मेहनत करनी है। वक्ती तौर पे उनका जहन बनाना है कि हमने बच्चे हमारा दीन ये सिखाता है और हमने यहाँ से मूव आउट होना है। इसमें आपने अपनी मेहनत करनी है, इनमें जहन बनाना है अपने घर वालों का। अगर क्योंकि हर बंदा तो नहीं जा सकता ना, हर बंदे के लिए ईजी नहीं है। कुछ लोग ऐसे इनके पूरा पूरा ख़ानदान इधर है, उनके लिए इस मुल्क से जाना मुश्किल है, नहीं जा सकते ऐसे मुल्क में जाके रहना जहाँ पे अनजान लोग हैं, ना जान ना पहचान। यार मेरे बच्चे को उठा के आग में डाल दे मेरे सामने, जी या मुझे पता है किसको डाल देंगे, जी, तो मैं कैसे नहीं जाऊंगा ये छोड़ के? मुझे बताइए। नहीं जाएंगे, वो तो आपको समझ आ गई, लेकिन बच्चों को भी जहन बनाना है, बच्चों घर को वही वालों कह को भी रहा हूँ जहन ना, बनाना है। 10-12 साल का बच्चा पहुंच गया तो फिर उसका ज़हन नहीं बनना। लेकिन या तो है ना कि फ़ौरन ही आप छोड़ के चले जाएं, वक्ती तौर पे तो इधर ही पढ़ रहे हैं ना, या कुछ साल इधर पढ़ेंगे, ठीक है, वो कुछ साल 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, 1-2 साल भी हो सकते हाँ हैं। नहीं, जेन बनाना बहुत, जहन बनाना वो एक ज़रूरी है। एक छोटा सा वो एक है ना कोड के, ह्यूमन बीइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आप जिसको जिस बच्चे को स्पेशली जिस एनवायरनमेंट में डालोगे ना, वो जब बड़ा होगा तो वो उसी की प्रोडक्ट बन जाएगा। जी,
तो आपके सबसे, जैसे आपने भी फरमाया और आपने ही बोला कि टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और आजकल ये सिर्फ वेस्ट में नहीं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है कि लोग, कि जब से ये फ़ोन आया ना, तो इन्होंने आपको इतना बिजी कर दिया और इतना केयरलेस कर दिया है, जनरली आपकी नेचर में, आपके एटीट्यूड में आ गया है कि नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी वजह से इतने रिश्ते हैं जो दूर हो रहे हैं, और हमें अनकॉन्शियसली हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा कि एक बाप बेचारा सुबह से शाम तक घर आता है, तो घर आके भी वो उसको स्वाइप कर रहा होता है, मुझे व्हाट्सएप पे क्या आया है, मेरी ईमेल्स क्या आई हैं, मैंने कल क्या करना है। तो हमारे ज़माने में, जब आप कह रहे हो ना कि हमारे वालिद हमें कहते थे ये वो, क्योंकि उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ था, तो इस वजह से वो एक कनेक्शन था, और उस कनेक्शन की वजह से एक रोब था। जैसे आप ये बता रहे हैं, लिटरली मेरे घर में ऐसे था कि मेरे वालिद गली, जो हमारी रोड थी ना, जो घर के बाहर जो रोड होती है, उसके शुरू में जब वो मुड़ते थे तो वो थोड़ी आगे जाके हॉर्न बजाते थे, बस हल्का सा, और हमें उनके हॉर्न की पहचान होती थी कि अबू घर आ गए, और टाइम भी पता होता था कि उनके आने का टाइम है। वो एक सेकंड होता था कि वो घर ऐसे रेनोवेट होता था सिर्फ उनके अदब में, कि वो आ गए तो ये चीजें यहाँ सेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि वो आ गए हैं, अब अम्मी खाने की तैयारी में लग गई हैं, ये वो एक रिस्पेक्ट होती थी। और ये उन्होंने मार के नहीं करवाई, हाँ, ये सिर्फ टाइम दे के करवाई हाँ, थी, टाइम देके और माँ ने सिखाई थी। माँ ने सिखाई। अगे बात वही आ गई ना, एंड ऑफ द डे यू नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। अच्छा, अब इसमें भी एक और वर्ड यूज करें, क्वालिटी टाइम। ये नहीं है कि बच्चे को बिठा के फोन पे लगे, यहाँ बेटा पढ़ो, बेटा ये करो, वो करो। मैंने ऐसे देखा है यार लोगों को कि वो क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, बस ये कह रहे हैं कि मैं बच्चे के साथ बैठा हूँ, दैट्स एनफ। मैं बच्चे को स्कूल लेने जा रहा हूँ, स्कूल से छोड़ने आ रहा हूँ, दैट्स एनफ। ये एनफ नहीं है। ये आपको आज नहीं पता लग रहा, लेकिन कल को जैसा आप लोग बता रहे हैं कि ये बच्चे आपके सामने खड़े होंगे ना, और आपके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, यार मैंने तो इसके लिए दिन रात काम किया, ड्राइविंग की, सर खपाया, बॉस की मारे सुनी, डांटे सुनी, ये हुआ वो हुआ, धूल खाई, और अब ये आगे मुझे यूं जवाब दे रहा है। वो इसी वजह से, क्योंकि आपने सारा कुछ कर लिया। अब उस बच्चे को तो नहीं पता ना, उसे तो पता है मेरा बाप जो सुबह से रात तक कमा रहा है, ये उसकी एक ड्यूटी है, और है भी ड्यूटी, लेकिन उसे उस चीज की इतनी वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करोगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप टाइम ये स्पेंड करो। क्वालिटी टाइम जो है ना आजकल के दौर में ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के दौर में इतना ज़्यादा नहीं, हर बाप नहीं अपने बच्चे को वक्त देता था, लेकिन उस टाइम के बच्चे ऐसे होते थे उनको सिर्फ ये पता था कि हमारा बाप है, तो वो दिल में और खुद ही उनके ना उसकी मेन वजह, जैसे इन्होंने बताया, माँ, माँ जो माँ होती थी ना, हाँ, वो सिर्फ उसी के क्वालिटी टाइम होता था ना कि बाप की ये वैल्यू है, तो दैट वाज एनफ। आजकल तो माएं बाप के खिलाफ करती हैं। सिर्फ उनका ये होता था, तुम्हारे अबू को आने दो, अबू को बताओ, हाँ। बस दैट्स इट। आप वो बच्चे को पहले ही पता चल जाता है ये हमारे घर का बड़ा सरबराह है। हाँ। ठीक है, हाँ। कोई भी बात होता था, कोई इशू होता था घर में, तुम्हारे वालिद से पूछेंगे, तुम्हारे बाप से पूछेंगे, तो बच्चे उधर ही सिमट जाते थे कि बस अब तो शामत आने वाली है, तो इससे पहले मैं खुद ही बात मान लूं। यार ये अच्छा, इसी पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट आप लोगों से पूछूंगा मैं, ये जो इन्होंने बात की है कि शामत आने वाली है, पहले बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए एक दो मार भी दिया करते थे, थप्पड़ वगैरह। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, आपकी क्या राय, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बीइंग पार्ट ऑफ परवरिश? यार उसमें एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, यानी कई ऐसे भी कुछ सुनने में आई हैं स्टोरियां जिसमें वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम पे चले गए कि वो निशान में चून पड़ गए। काफी सुनते थे हम पाकिस्तान में। तो कम से कम आपको इतनी एजुकेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने कितना करना है कि उससे बस बच्चा संभल जाए, बिला वजह ना मारी जाए। यहाँ को होता है, हमारे बचपन में तो एक एनवायरनमेंट था मारना कूटना ये वो, लेकिन वो एक और एक्सट्रीम थी। तो इतना कि करो कि डिसिप्लिन करने की नीयत से, और बच्चे को भी पता लगे कि मुझे डिसिप्लिन कर रहे हैं, यानी अब उसमें हर किसी का अपना तरीका है। मैंने अपने खानदान में ऐसे वालिदों को देखा है जिन्होंने बच्चे को कमरे में बंद कर दिया है। कमरे में बंद करने से मतलब उन्होंने बोला अब तो 1 घंटा बाहर नहीं आएगा। जैसा एंड्रयू टेट है ना, वो अक्सर अपनी स्टोरी सुनाता है, कहता है मुझे और मेरे भाई को कमरे में बंद कर देते थे अब्बू, और कहते थे तुम 1 घंटा रहो। कहता हम एक दूसरे के सामने बैठे, क्यों हम आपस में लड़ते थे, कहता हम एक दूसरे के सामने 1 घंटा एक कमरे में बैठे हैं तो हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता बातें करना शुरू कर देते थे। अकेले तो नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, बातें करना शुरू कर देते थे कि 1 घंटे बाद हमारी दोस्ती होती थी, हम बाहर रहते थे। तो हर किसी बाप के ये एक सिचुएशन डिपेंड करती है ना, आपके बच्चे किस किस्म के हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप हल्का सा बच्चे को मार रहे हो, या हल्का सा आपने उसे कुछ जोर से डांटा है और उसका रिएक्शन वो ऐसे दे रहा है कि वो बागी है, जो आजकल बच्चे हैं, सीधी सी बात है, फिल्में देख के और ये देख देख के ना, देखो बात वही आ गई ना, आपको इन्वायरमेंट सबसे पहले सेट करना। अगर उनके इन्वायरमेंट में आपने उनको ये अलाउ किया हुआ है कि वो नेटफ्लिक्स और मूवीज और ये देख रहे हैं, तो फिर आपको उसकी स्ट्रगल ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो जो देख रहे हैं उसको अनसीन कैसे करोगे, वो तो नहीं कर सकते ना। एक बच्चे ने फिल्म देखी है, उसे वो बाप को यूं कह रहा है, तो वो आपको अब उसमें डबल जाना पड़ेगा। यार इसमें मैं
डिपेंड होता है अगेन आप ही के जो के सेकंड कह रहा हूँ कि बच्चे पे भी डिपेंड होता है। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, जैसे मेरे वाले साहब ने कभी हम पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन उनका डर इतना होता था कि उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ऐसे बस यही होता था कि भाई वाले साहब आ रहे हैं या जो भी हो रहा है, बस उनके डर से ही ना कुछ भी, कोई शरारत कुछ भी नहीं करना। और जो दूसरी बात ये है कि भाई आपको जो आप बात कर रहे हैं ना, जो घर वालों के एक मर्द की ना एक लीडरशिप का एक मकाम होता था, आजकल जो है ना वो मकाम हट गया। ठीक है ना, अभी क्या होता है हम लोग बोलते हैं भाई जो आप एक पार्टनरशिप में हो मियाँ बीवी, तो लीडरशिप का मकाम ख़त्म हो गया। जैसे कहते हैं ना पार्टनरशिप, पार्टनर होते हैं लेकिन एक लीडर भी तो होता है ना। तो उस वक्त क्या होता था सोसाइटी में, जो एक मर्द होता था उसको पता होता था कि भाई मेरा काम है और मैं ये सब कुछ सही करूंगा, वो चाहे सही डिसीजन हो या गलत डिसीजन हो, क्योंकि लीडर हमेशा सही डिसीजन नहीं लेता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इतना आपको बैकलैश मिल रहा है सोसाइटी से, ठीक है ना, और आपको ये जो आपका सारा फेमिनिज्म का सारा मसला चल रहा है सारा आजकल, वो कह रहे नहीं और स्कूल्स में भी ये सिखाया जा रहा है, आपकी बेटियों को सिखाया जा रहा है कि आपकी बाप का कोई मकाम नहीं है, आपकी माँ का कोई मकाम नहीं है। तो फिर वो क्या हो रहा है कि आपके स्कूल से ही वो सोसाइटी का जो आप कह रहे हैं ना कि आप किस तरह से डिसिप्लिन करेंगे, आप चाहे जितना कर लें, वो स्कूल में तो जा रहे हैं ना, स्कूल में जब वो कह रहे हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये वेस्ट की बात हो रही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है यार, इवन हमारे ईस्ट में भी अभी ये माहौल आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसे। इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा जो मुझे एक बड़ा फैक्टर लगता है ना, वो एक फैमिली सिस्टम भी है। अब होता क्या है कि फर्ज करो कि अब पाकिस्तान में अगर आप अपनी मिसालें लो, तो अगर आप ऐसे सिस्टम में आए हो जहाँ लोग इकट्ठे रहते थे ना, तो उससे ये होता था कि वो वैल्यूज ट्रांसफर होती थी। तो अगर आप एक घर में बैठे हो और आप अपनी दादी को अपने दादा की वैल्यू और रिस्पेक्ट बनाते हुए देख रहे हो, तो वो जो आगे आने वाली बहू है ना, वो भी फिर उसको फॉलो करती थी, क्योंकि एक गाइडेंस मिल जाती थी ना। अभी क्या है कि जैसे ही बच्चा 18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, चलो जी अपना अपना जाओ, खाओ पियो मरो दफाओ, जो मर्जी करना करो। अब बच्चे के पास गाइडेंस का जो मेन एक सोर्स था ना, वो आपने उससे खुद छीन लिया। ये आजकल आपको पता है हमारी मुस्लिम सोसाइटी में बड़ा चला हुआ है कि जी फ्रीडम दो बच्चों को, जैसे ही शादी हो साइड पे कर दो, ये कर दो वो कर दो। ये गलत बात है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें ना, तो जो इतना बड़ा सोर्स है यार आपका कि आप 50 साल के हो, आपने 50 साल में इतनी चीजें सीखी, उसमें कुछ सही भी है, जरूरी नहीं है कि हर चीज ही सीखो आप। कुछ अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसको आप एलिमिनेट भी करो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो जो एक सोर्स है ना, वो कट ऑफ हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब इतना टाइम यंगस्टर्स का जाया हो जाता है सिर्फ ये समझने में कि रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, बच्चों को कैसे करना है, ये करना है। तो वो उसमें इतना साल जाया हो जाते हैं कि जब तक वो सीखने का मौका मिलता है ना, जब वो समझते हैं कि हम अच्छा ये इस चीज का हल ये था कि बच्चों को ऐसे करना था, तब तक वो दरारें इतनी पड़ गई होती हैं रिलेशनशिप में, बच्चे बदतमीज हो गए होते हैं, तो इट्स टू लेट। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो मेरे नजदीक एक है कि फैमिली सिस्टम। मैं भी आपकी बात सेकंड करूंगा, जो उन्होंने बात की फैमिली सिस्टम, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे याद है कि अगर मेरी ऐसी परवरिश है तो उसके अंदर मेरे दादा बू दादी अम्मा नाना बू नानी अम्मा का बहुत बड़ा किरदार है। दादी अम्मा से चला नहीं जाता था, झुक के चलती थी। लेकिन खाने का टाइम, और दादा बू भी बूढ़े थे, मैंने नहीं देखा कभी कि उनको कहना भी नहीं पड़ता था कि पानी, वो खुद ही पूछती थी पानी लाऊं, खाना लाऊं आपके लिए। हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं छोटे होते हुए। मेरी माँ जो है उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की और उन्होंने ये चीज़ें हमारे अंदर भी डेवलप की। अब आजकल जो मेन मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो खातून घर के अंदर आ रहा है, आपके अंदर जो फैमिली के अंदर खातून आ रही है बाहर से शादी करके, और बहुत सारी फैमिलीज में ये इशू है, उनका जो अपना फैमिली सिस्टम ही होता कोई नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप वो अकेले रह रहे होते हैं। तो वो आगे से बच्चों को कुछ देखने को मिलता नहीं है। ये देखने को मिलता भी जो आपने कहा वो यही है कि माँ बाप की आपस में लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, कि परवरिश ठीक नहीं हो रही है, घर में मसले मसाइल है, क्योंकि उन्होंने खुद किसी को ऑब्जर्व नहीं किया। तो बाय द टाइम वो रियलाइज करते हैं तब तक लेट हो चुका था, और जो आगे से वही बच्चा जब उसकी शादी होगी तो अगेन द साइकिल रिपीट्स, और वो वर्ष होता जाएगा उससे आगे। बजाय इसके कि आपके घर में जैसे वालिद साहब मेरे बाहर रहते थे, मुल्क से बाहर रहते थे काम के सिलसिले में, तो हमारे घर के अंदर को मर्द हजरात थे, चाचू वगैरह थे, दादा बू वगैरह थे, तो उनका घर के अंदर एक रोब था, एक कंट्रोल था। तो माँ बाप को भी सेफ्टी होती है कि घर के अंदर कोई है जो लुक आफ्टर करेगा, जो बच्चों की परवरिश अच्छी करेगा, जो उनको सिखाएगा। चाहे मैं दूर भी हूँ लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होती है ना। अब मैं आज यहाँ से इस मुल्क से अपनी फैमिली छोड़ के चला जाऊँ, तो मेरे दिन में सारा दिन यही टेंशन रहेगी यार कि मेरे बच्चों के साथ क्या रहा होगा, मेरी मिसेस के साथ क्या हो रहा होगा, शॉपिंग कहाँ से आ रही है, क्या नहीं हो रहा। बजाय इसके कि मुझे पता है यार मेरा भाई वहाँ पे रहता है अपनी बीवी के साथ, या मेरी कोई बहन रहती है वहाँ पे मेरी बीवी के साथ, तो वो लुक आफ्टर करने के लिए हैं बच्चों को, बच्चे मेरे फिसलेंगे नहीं इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके लिए ना।
यार इसमें यही फिर बात वही होगी ना कि इवन अभी हम लोग स्लीप वॉक नहीं कर सकते, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सोसाइटी विल लुक आफ्टर आवर किड्स। ऐसा ही है ना, पहले ऐसा होता था हमारे माँ बाप को टेंशन ही नहीं होती थी, स्कूल भेज देते थे, उधर भी तरबियत हो रही होती। आप कितनी उस्ताद की आप बेहरमती या उनको कितना मजाक उड़ा लेते थे अपने उस्ताद को, लेकिन कभी रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी आपने उस्तादों की। यहाँ पर तो उस्तादों की रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो वो आपको एक होता था, एक रिलैक्स इन्वायरमेंट था उस वक्त, अभी नहीं है। ट्रस्ट था, स्कूल सिस्टम पे एक ट्रस्ट होता था हमारे बचपन में ना, जब भेजते थे घर वाले तो उनको पता होता था ये अच्छा। अब यहाँ पे भी खैर होगा, जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं उनमें आपको थोड़ा बहुत ऑब्वियसली मिलने का मौका मिलता है ये वो, लेकिन तब ये भी था कि वो कम्युनिकेशन कनेक्शन भी एक स्कूल का पेरेंट्स के साथ बड़ा अच्छा था, और उनको ट्रस्ट था कि बच्चा जा रहा है तो कुछ बुरी चीज़ या गलत चीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं सीख के आएगा जिसका उस पर इफेक्ट होगा और वो इफेक्ट आगे ट्रांसफर होगा। यार मैंने कितनी पेरेंट्स इवनिंग अटेंड की है, जब भी जाता हूँ मुझे, मैं गुस्से से ही वापस आता हूँ और मैं चुप होके आ जाता हूँ, क्योंकि बोल भी कुछ नहीं सकते। वो आते हैं जी बैठे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, 10 साल से नीचे ही है उनकी उम्र, तो जाते हैं तो जी बोलते हैं पहली बात यही होती है जी, वो बात वही कॉन्फिडेंस नहीं है, ग्रुप कॉन्फिडेंस नहीं है, और ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलते। बाकी मैं सोच रहा हूँ यार तू मुझे बता इसकी इंग्लिश कैसी, इसका मैथ्स कैसे, सारा नहीं वो सब ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बोला तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है कॉन्फिडेंस की एक हद होती है ना। वो एक बच्चा शाय है फॉर एग्जांपल, उसको छोड़ दो तुम, जरूरी थोड़ी कि वो जैसे बात वही है ना कि जब तक वो आउटस्पोकन नहीं होंगे, एक तरह एक हद तक बदतमीज नहीं होंगे, तब तक वो समझते कि एजुकेशन नहीं है। और ये मैंने बहुत नोटिस किया यहाँ पर। तो वो अपने पे ब्लेम लेना नहीं ना चाहते, वो चाहते हैं जो थोड़ी बहुत बच्चे में कमी भी है ना, हालांकि वो कमी नहीं है, वो बच्चे की नेचर है, वो भी कहेंगे आप, हाँ वो भी कहेंगे नहीं ये आपके बच्चे की वजह से। मेरी सिस्टर वो पिछले दिनों मुझे फोन में बता रही, वो कि मेरे टीचर मीटिंग में गई थी पाकिस्तान, तो उन्होंने आगे से ऐसे कोई एक्सक्यूज दिया कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा पढ़ा, वो उनके पीछे पड़ गई। वो कहती तुम्हें मैं इतना पैसे दे रही हूँ, आधा दिन ज्यादा तुम्हारे पास होता है, तो तुमने क्या किया मुझे ये बताओ ना। देखो तुम जो बता रहे हो वो तो प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तुमने बिल्ड करने के लिए वो कॉन्फिडेंस जो तुम कह रहे हो वो बिल्ड करने के लिए क्या किया, मुझे कोई रिपोर्ट दे दो। पैसे तो तुम दे रहे हो मेरे से कि हमें अच्छा स्कूल है, हमें पैसे भी दें, हमें ये भी करें वो भी करें, तो अपनी प्रोग्रेस बता दो ना, मेरे पे क्यों डाल रहे हो कि आपका बच्चा ऐसा है। जो आपने किया है थोड़ा सा भी कोई लिया है उसका चेंज है वो भी दिखा दो। देयर वाज नो आंसर। अच्छा यहाँ पे ना 1940s के अंदर जो स्कूल में ऑफेंसेस होते थे, बच्चे जो यहाँ के बोर्न थे, वो जो स्कूल में ऑफेंसेस थे उनमें नंबर 1 पे च्यूइंग गम, टीचर के सामने ऊंची आवाज में बात करना, टीचर को सुबह ग्रीट ना करना, ये वो 1940s के यहाँ पे ऑफेंसेस हैं स्कूल के अंदर जो रजिस्टर्ड है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन एक न्यूज़पेपर था, उसके अंदर पब्लिश किया था आर्टिकल उन्होंने। और 1980s के अंदर जो क्राइम थे वो 180% इंक्रीज हो गए थे, और जो मेन कंसर्निंग थे वो थे बर्गलरी, स्टैबिंग, ठीक है, और रेप स्कूल्स के अंदर। यहाँ पे आप गोरों को मिलते हैं ना, जो ट्रेडिशनल गोरे हैं जो यहाँ पे पले पड़े हैं, वो आपको बताते हैं बैक इन द डेज पुलिस वाले भी यहाँ पे चपेड़े कराते थे बच्चों को, पता है आपको। मतलब वो कहते हैं कि जो हमारे माँ बाप थे हमें साथ लिमसाया के मार रहे हैं, हमें पुलिस वाला आके मार रहा है। पुलिस वालों का डर उन्होंने इस लिहाज से बिठाया हुआ था कि पुलिस आएगी, पुलिस आके मारेगी। लेकिन अभी आप देखें उन्होंने इतनी जल्दी सब कुछ जो है ना स्विच किया है कि अभी आपका अपने बच्चे के ऊपर राइट ही नहीं है। और अगेन कॉन्स्पिरेसी है, ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके रहे ही ना। बच्चे वाले पुलिस वालों को मार रहे होते हैं यार बच्चों को मैंने पुलिस वालों के ऊपर थूके फेंकते देखी, पुलिस सामने आंख में ला के गालियां निकालते देखी। पुलिस वाला कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ अब इसमें अच्छा, अब इसमें ना कसूर देखो, अब दोनों साइडों को देखना ना, आपको दूसरी साइड को भी थोड़ा देखना है। अब सारा का सारा कसूर आप उन पे भी नहीं डाल सकते, क्यों? उसके पीछे वजह ये है, अगर आप किसी टीचर को ला के बिठाओगे ना और उसे पर्सनली बात करोगे 1 on 1, तो वो आपको ये बताएगा या बताएगी कि स्कूल में भी ये देखो, अगर मैंने इनसे कोई काम करवाना है ना तो मुझे इनको पूरी अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अगर मैं उनको कहूँगा ना नहीं पकड़ के मैंने आपको रखना है लेकिन आपने ड्यूटी करनी है, तो जब तक आप उनको पूरी अथॉरिटी नहीं दोगे वो अपना कंट्रोल, एंड ऑफ द डे तो कंट्रोल चाहिए ना। अब ये बच्चे थूके क्यों मार रहे हैं, फेंक रहे हैं, और क्यों चपेड़े मार रहे हैं, और क्यों टीचरों को डिसरिस्पेक्ट। हमारे स्कूलों में मुझे याद है टीचरों के पास पूरी पावर होती थी, अगर हमने को बदतमीजी किया तो टीचर आगे से उसका रिएक्ट कर सकता था। ये नहीं होता था कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया कहा चल भाई तेरे तो केस हो जाएगा क्यों बच्चे ने इंज कीता है, ऐसे तो नहीं हो यार सकता। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था एक दिन, तो आगे ना ऐसे ही मेरे आगे भी ऐसे एक माँ थी और अपने बच्चे को छोड़ने जा रही थी, तो वो अपने बच्चे को बोल रही है कि यू वॉच योर टीचर विल बी इन ट्रबल नाउ।
लिटरली ये उसको बोल रही है, सामने यानी है। उसने उसकी कोई शिकायत लगाई होगी, वो उसके साथ उसको बोल रही है व्हाट यू आर डू विद योर टीचर, शी विल बी इन ट्रबल नाउ। तो ये सोचो माँ बाप भी हमारे यहाँ के जो माँ बाप है, इसके साथ एक चीज जो मैं बीच में ऐड करना चाह रहा था पहले, वो ये थी कि तनख्वाहें जो है ना, अब देखो ये जो जितने भी गवर्नमेंट जो कट्स करती है ना, वो सारी इन बेचारों के करती है। अब इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत कसूर अच्छा, वेस्ट की बात कर रहे हैं कि बैक होंगी? है। बैक होम तो तनख्वाहें वैसे ही बेचारों को मुश्किल से मिलती है ना, वो तो किसी खाते में ही नहीं आता ना, मिलती हैं लेकिन ये है कि वहाँ पे वो एजुकेशन का वैसे बुरा हाल है। लेकिन यहाँ पे भी जो, अब मैं तो, अगर आप उनकी तनख्वाहें सुनो ना टीचर्स की, वो इतनी, वो समझ लो कि मिनिमम वेज के बराबर है वो, तो उनको भी उस किस्म की एक नहीं दी जाती, कह लो कि वो खुश हो के तरबियत भी तो करे ना यार। आपने अपने स्कूल, जब आपका स्कूल का जमाना था, आपने देखा होगा कुछ टीचर ऐसे होते थे गिनती के, जो आप, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते थे दिल से, क्योंकि उन टीचर्स की नेचर ऐसी होती थी कि मैं बच्चों को दिल से पढ़ाऊं, और वो बच्चों को भी रिस्पेक्ट देते थे, और बच्चों को भी वो मार्केट इन चीजों से दूर ही रखते थे, लेकिन अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे। तो देयर वाज ऑलवेज अ फेवरेट टीचर इन द क्लास, जहां तक मुझे याद है। आपको सारे बरार याद? हाँ, मैथ के? हाँ, मैथ में ना मेरे नंबर अच्छे आते थे। आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, अपनी बात याद आ गई। नहीं ठीक है। सारे बरार हमारे मैथ के टीचर थे स्कूल में ना, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे यार, बहुत अच्छा। और मेरे मैथ में 98, 99, 95 से ऊपर ही नंबर आते थे। एक दफ़ा एग्जाम के अंदर, मेरा ख्याल फर्स्ट टर्म के थे, सेकंड टर्म के थे, मेरा पेपर ना बड़ा ही गंदा हुआ। पता नहीं क्या तबीयत खराब थी, मैं तैयारी नहीं कर सका। मुझे लगा 20-25 नंबर से जो था ना ज़्यादा नहीं आएंगे। कितने नंबर आए उसके अंदर? 98, 100 में से 100 में से। उन्होंने, जो मुझे अब लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, वो सारा पेपर उन्होंने मिटा के खुद किया हुआ। अच्छा पढ़ो पढ़ो इजी ट्रबल नाउ। नहीं पता नहीं याद नहीं है कि नहीं, लेकिन कहने का मकसद ही, जो फेवरेट टीचर की बात कर रहे थे, अब उनको पता था यार कि वल्लाहु आलम तरबियत के लिए उन्होंने किया हो कि यार इसका मोरल डाउन हो जाएगा, जो भी है व्हाटसोएवर। लेकिन मुझे बात अभी तक नहीं भूली। फिर एक सारा हफीज होते थे क्या इस्लामियात के, वो यार उनके सामने में कुछ भी करता था ना, कुछ भी नहीं कहते थे। तशरीफ वाले, हाँ, बाकी हर बंदे को मार दो। ये हाफिज था ना आपका रिलेशन सब। टीचर और बच्चों का जो ना एक रिलेशन बन जाता है। अभी के दौर में तो यहाँ पे तो नहीं कह सकते, यहाँ तो टीचर होता है, वो कहता है मेरी शिफ्ट कब खत्म हो मैं घर जाऊँ, बच्चे कहते हैं भाई कब जल्दी छुट्टी हो तो हम घर जाएं। अच्छा, एक किस्सा मुझे याद है, पाकिस्तान में एक टीचर था, ठीक है, काफ़ी बच्चे बैठे थे, टीचर ने ना स्पेलिंग पूछा, पता नहीं कौन सा लफ्ज़ था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो एक बच्चा बार बार हाथ उठाया, सर मैं प्लीज़, मैं प्लीज़। तो वो टीचर ना उसको पिक नहीं कर रहा, उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टीचर को मालूम था उसको नहीं आती, ठीक है। वो दूसरों को उठा रहे हैं, आप बताएं आप बताएं, सब ने गलत बताया। लेकिन वो एक बच्चा जो ना बड़ा तुला, वो बहुत जोर से सर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वो बाज ही ना है, 5-6 दफ़ा उसने कहा, ठीक है। वो सर उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार बिला वजह बेचारा है, कुछ कर ना लूँगा इसको, शामत ना आ जाए इसकी, ठीक है। तो नहीं, वो बाज नहीं आए। जब सारे बच्चे, किसी ने हाथ नहीं उठाया ना, वही बच्चा बचा, ठीक है। सर ने कहा चलो ठीक है सुनाओ। जब उसने सुनाया तो गलत, जो स्पेलिंग सुनाया वो गलत, तो सर को आया गुस्सा, सर ने लगाई एक खींच के। तो बच्चे क्या हुआ तो लगाई, वो सीधा बेचारा गया टेबल पे, उसका ये माथा लगा, वो खुल गया, हाँ खुल गया। वो बेचारा रोता रोता गया, घर करीब ही था, चला गया। तो सर परेशान हो गए। तो कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर बाद, माँ बच्चे को वापस लेके पट्टा करके, तो कहती कोई इसने लाजिम कोई गलती हुई इसलिए आपने इसको मारा, इसको पढ़ाए आप। मतलब इतना ट्रस्ट, इतना आपका भरोसा था टीचर जो भी लेकिन उसका है कहां। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, तो साथ साथ चलते हैं ना। आपने कहा उसने मारा उसको, उसका सर फट गया, वो घर गया, हाँ वो घर गया, घर जाके उसकी अम्मी से हॉस्पिटल लेके गई, हॉस्पिटल नहीं लेकर गई, सिर्फ पट्टा लगा के स्कूल वापस ले आई, पट्टा लगा। हाँ, अच्छा, वहीं पर उन्होंने उसको पट्टी करवाई और वहां से स्कूल वापस आ गया। और तब तक उसका पीरियड चल रहा था, वो टीचर का वही, मतलब उतना ट्रस्ट था कि उनको इतना यकीन था कि आपने, बच्चे की गलती होगी आपकी गलती नहीं होगी, इतना ट्रस्ट। हाँ, ये बात वही। मैं ये नहीं कहता कि सही है कि ठीक है बच्चे को चोट लगी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं, मतलब अगर बच्चे ने गलती की है, सबक सही नहीं सीख कर आया, ये सही जवाब नहीं दिया, ठीक है, थोड़ा सा डांट बनती है, लेकिन इतना जोर से मारना, बच्चे को पता होगा ना वो इस तरह की। लेकिन ये चीज आप उस दिन नहीं कर सकते। अगर यही चीज आप आजकल के दौर में करें ना, यही चीज, ठीक है, वो अगले दिन पुलिस, अगले दिन क्या उसी टाइम वो टीचर जेल में होगा। यार आप स्पेलिंग थे क्या? बढ़ गया पाकिस्तान में यार पता है पाकिस्तान का किस्सा बता रहा हूँ।
नहीं है। मेरी तालीम कहीं हो रही है। बात ये, अब ये देखे ना, इसमें एक नेगेटिव भी पहलू है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव आपने एंड पे ये बोला है कि वो माँ ने टीचर पे इतना ट्रस्ट किया कि तूने सही मारा, दोबारा मार। नहीं दोबारा और दूसरी तरफ वो सर ने गलत ये किया कि उसने कितनी खींच के मारी कि वो बेचारा जाके लुढ़कता हुआ टेबल को लगा, उसका सर फटा और सर वो फटता फटता ऐसे हाथ रख के घर चला गया। यानी अब देखो दो एक्सट्रीम है ना, तो आप ट्रस्ट करो लेकिन इतना ट्रस्ट ना करो कि वो आपके कल को आपके बच्चे की टांग तोड़ के घर भेज दे, आपको नहीं दिया। पता है किया गलत, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ रिस्पेक्ट, भरोसा आउट ऑफ था रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट, और वो बच्चे ने टीचर को कुछ भी नहीं कहा। और टू द कॉन्ट्ररी आज इवन पाकिस्तान यहाँ पे बिल्कुल वो रिस्पेक्ट जीरो हो चुकी है। अब टीचर किसी उसकी कोई चलती में नहीं आती। बच्चे टीचर को मार रहे होते हैं, टीचर कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकते यार। ये इसीलिए तो ये अभी आप एक तरह से एक्सट्रीम रूल कह सकते हैं अभी हो गए हैं कि इतनी ज्यादतियां हुई हैं बच्चों के साथ, पहले इतना कंट्रोल दे दिया और काफी ज्यादतियां हुई। इवन मदरसों में भी चले जाए, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं शायद 15-16 साल तक तब तक मैंने कुरान नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि मुझे जब बचपन में अबू लेके गए थे मस्जिद में, ठीक है, मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये था कि मैं पहले ही डरा हुआ था, 6-7 साल का होऊंगा, पहले ही डरा हुआ था। अंदर गया तो जो इमाम साहब है वो फेंटी लगा रहे थे बच्चों को, वो बच्चा रो रहा है। मैं उस दिन का डर था, दुबई की बात है ये, दुबई की बात है। तो नहीं वो मैं से पाकिस्तान या बांग्लादेश से ज्यादातर होते थे, पकड़ के रो रहे थे। तो वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था, वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि मैं 15-16 साल का हुआ तब तक मैंने इवन कायदा तक नहीं पढ़ा था, इतना बुरा एक्सपीरियंस। तो फिर बाद में फिर वाले साहब ने दोबारा तब तो बड़े हो गए थे, तब जाके फिर मस्जिद में गए, तब वो इमाम साहब देखता था वो दूसरों को हाथ लगाते थे, किसी और के पास चला गया था, लेकिन फिर क्योंकि हम लोग बड़े होते थे हम पे हाथ नहीं उठाते थे, तब जाके हमने। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जैसे वो बात शुरू हुई थी ना कि भाई ये सही है कि गलत है, हर एक का अपना अपना होता है। जैसे मेरे जैसे बच्चे और भी होंगे जो ये देख के डर गए, कहते नहीं मैंने जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, चाहे घर पे मार लो, मुझे बाहर नहीं जाना, उस्ताद के पास नहीं जाना। तो मैं इतना बड़ा फैक्टर कि कुरान आपने पढ़ना सीखना सारा कुछ, 15-16 साल की उम्र तक मैंने कायदा नहीं पढ़ा था। वो जितना था जितना अम्मियों को हमारी वालदाओं को आता था वो अली बे तैसे वाला, उन्होंने वही पढ़ाया था। नहीं तो जहालत है आप ऐसे तो बिल्कुल 100% नहीं कर सकते। मैंने पाकिस्तान में पाइपों से देखा, वो पता है वो वहाँ तो कारी वो पाइप होता है ना जो आपके पानी वाला, वो बड़ा जबरदस्त लगता है। वो पकड़ा होता है उन्होंने, कहते हैं हाथ आएगा, नहीं ऐसे पावर का नशा नहीं होता, आई एम पावरफुल, हाथ आएगा। जिसे नहीं किया उसको, अच्छा जो हाथ आएगा नहीं करेगा उसके वो बढ़ते जाएंगे। फर्ज करो उसे 10 लगनी थी ना, उसकी 20 हो जाएंगी, फिर दोबारा उसने कहा हाथ आएगा, नहीं किया 30 हो जाएंगी, लेकिन पढ़ेंगे उसे जरूर। अच्छा उधर हमारे घर के पास ना वो 2 भाई रहते थे यार, वो बड़ी एटमी थी वो ना। कारी साहब उनके माँ बाप जो भी कारी करने लगवाते थे पढ़ाने के लिए, वो कारी 2-3 दिन तो मैक्सिमम 3 दिन में भगा देते थे। उन्होंने कहा कारी साहब आए, कारी साहब अंदर पढ़ाने गए हैं, कह रहे मैं आपके लिए पानी लेके आऊं, लेके पानी लेने गया बाहर से, उसकी ट्यूब के अंदर को 15-20 पंचर कर दी उसने, साइकिल की ट्यूब के अंदर ना मार मार के उस साइकिल खड़ी कर दी उसके पास, अपना गुलाब के पौधे के पास। कारी आया बाहर, कहता है ये तो हवा ही नहीं इसके अंदर। पता कारी साहब वो आपने खड़ा भी तो उसके पास किया ना, गुलाब के पौधे के पास, कांटा लग गया होगा। कारी साहब चले गए, ले गए, चलो ठीक कह रहा होगा। अगले दिन कहते हैं उसमें तो 20 पंचर थे। समझ नहीं है। फिर एक दिन वो आया और वो बड़े वाला के छोटे वाले के बारे में बता रहा है, कारी साहब छोटे वाला ना पागल है, उसने कल टूट मारा दीवार के अंदर, दीवार गिरा दी। नहीं देखता उसको गुस्सा आता है, कारी पहले ही घबरा गया। अब वो उधर से आया, छोड़ूंगा नहीं, कारी ने उधर ही बंद किया, वो गया। ऐसी ऐसी एडमिट होती है। और वही दोस्त तबलीगी जमात वाले उसके घर के, कहता है यार मैं काम से आया था दोपहर को, थका हुआ था, धूप बड़ी पड़ी थी, एसी लगा के लेटा हूँ, टेंट्रॉन कहता वो बाहर गया। पहले तो मैंने इग्नोर किया, कहता रुक ही ना, बाहर गया वो। कहता तू लीगी जमात ले, कहता यार मेरे पहले बड़ा दिमाग खराब था। मैंने कहा हाँ यार 5 नमाजें, 1 कलमा, 1 हज, 30 रोजे, इसके अलावा कोई नया दीन आया तो बताओ। कहता तुसी रोज आके टिंट्रॉन बड़ी बड़ी आइटमें मिलती है वहाँ पे आपको पाकिस्तान में ना। तो फिर मकसद यही था कहने का कि ये सारे जो रूल्स है ना अभी एक्सट्रीम, ये रिस्पेक्ट वगैरह, ये वहां से हुआ है कि इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन ज्यादा भी नहीं था, ऐसा नहीं कि हर कोई इस तरह से करता था, क्योंकि आप स्कूल जाते थे, स्कूल भी जाते थे, कितने आपकी कितने ये वहाँ पर मेमोरीज है अभी, ठीक है, इतने अच्छे दोस्त हैं वहाँ के, या उस्तादों के जो है ना, उन्होंने आपको सारा कुछ सिखाया है।
और मुझे भी अभी भी याद आता है, मेरे उस्ताद जो होते हैं यार, मुझे याद आज तक याद है कि उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें सिखाई थी, रिस्पेक्ट सिखाया था, किस तरह से सिखाया था। तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जो इधर आजकल की जो सोसाइटी इतना एक्सट्रीम हो गया कि जैसे बोला कि उस्तादों को कोई हक ही नहीं है कि वो कुछ भी बोले, ठीक है। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे देखिए, हमने बात वही से शुरू हुई थी ना कि भी हमारा एक एग्जांपल के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है ना। आप उनकी उस हिस्ट्री उठा के देख लें, उनकी सीरत उठा, उन्होंने कितने बच्चों पे हाथ उठाया था? किसी पे नहीं उठाया था ना। उनका जो एक उन्होंने जो गुलाम रखा हुआ था, क्या नाम था उनका, जैद, हजरत जैद रज़ी अल्लाह अन्हु। तो वो जब उन्होंने गुलाम लिए थे, वो बचपन में लिए थे, छोटे थे। तो गालिबन वो 10 साल उनके साथ रहे। तो बीच में या एंड ऑफ 10 साल बाद ना, वो उनके माँ बाप उनको लेने आए थे। वो कहते नहीं मैंने नहीं जाना, यानी वो कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी ना मुझे ना गुस्से से बोला है और ना मुझे कभी गुस्सा हुए हैं मुझसे, यानी इतनी अच्छी उन्होंने तरबियत की है, ठीक है ना। तो ये आप हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, उनके इतना मशहूर वाक़यात हैं वहाँ हदीस में कि वो सजदे में गए हैं और उनके पीछे आगे, वो छोटे से हैं, वो आगे ऐसे जिस तरह आप मस्ती करते हो बड़ों के साथ, वो आगे ऊपर बैठ गए हैं तो वो उठे नहीं सजदे से, हालांकि जमात हो रही थी कि ये ऊपर आए तो कहीं इनको कहीं किसी तरह की चोट ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। ये जो एक्सपर्ट्स है ना आज के भी, वो भी यही कहते हैं कि जो आपके पहले 7 साल है ना बच्चे के पैदा होने से लेकर 7 साल तक, वो इतने इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ना मैंने काफी नोट की है स्पेशली हमारे कल्चर्स में, और ये चीजें कि बच्चे का पैदा होना एक बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है कि यार बस शादी हुई है बच्चे पैदा हो गए। बात ये ना कि आपको अल्लाह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। एक बच्चा जो दुनिया में आ रहा है, वो ये नहीं है कि जी आपकी शादी हुई है तो ये जरूरी काम था तो ये करना ही करना है, तो चलो जी अब बच्चे आ गए, दैट्स इट, अब ये खुद ही पलते रहेंगे, खुद ही जो अल्लाह वाले होता रहेगा, ऐसे नहीं है। अल्लाह ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, जब तक वो इतने बाल नहीं हो जाते कि अपनी अकल अपना शऊर रखते हैं या जिसको बलूगत कहते हैं, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक तो सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना, उसके अलावा उनको सिखाना कि आपने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, तभी आज आप जो भी कर रहे हो, जिस भी लेवल पे कर रहे हो, उसके पीछे ये ज़्यादातर जो आपका ये 70-80% कंट्रीब्यूशन है आपके पेरेंट्स की तरबियत की है ना। तो इसी तरह उस चीज़ को कंटिन्यू करना, आगे लेके चलना। और माजरत के साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारी खवातीन को देखा है, स्काफ किया होता है, अपेरेंटली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं किसी को जज तो नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे एक दफ़ा ऐसे, मैं किसी इवेंट पे गया था, स्मॉल बिजनेस इवेंट था, वहाँ पे वो कह रही है आई डोंट नो हम लोग जो सारे दूसरे फेस्टिवल कब मनाना शुरू करेंगे, कब अपने बच्चों को कहेंगे कि हम वी हैव टू बी एक्सेप्टेबल ऑफ अदर रिलीजन्स एज वेल। तो मैं उससे वैसे बैठ के पूछ रहा, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, तो अपने बच्चों को बोलेगी कि जाके क्रिसमस मना, जब तुझे खुद ही नहीं पता कि क्यों मना रहे हैं। और उसके वाले साहब यहाँ पे बता रही थी कि वहाँ पे जाते हैं मरकज़ के अंदर, और शायद आप उसने नाम भी लिया था, मैं जानता था उनको। तो मैंने कहा अगर ये उसके वाले साहब, आप देखो ना, आपने अपने ऊपर मेहनत की, अगर बच्चों के ऊपर नहीं की तो वो बच्चा आगे से अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं करेगा। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि आपके बच्चों को गसल के तरीका पता है, उसको खुद ही नहीं पता था, ठीक है ना। और ये बहुत फिक्र वाली बात है कि अगर आपका बच्चा 4-5 साल का हो गया है, अगर उसको बेसिक सवाल नहीं पता ना, जवाब नहीं पता कि यार अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कौन है, हम लोग कौन है, हम इस दुनिया में क्यों हैं, अगर आपके 4-5 साल के बच्चे को नहीं पता तो माजरत के साथ यू आर अ फेल्ड पेरेंट, ठीक है ना। आप उस बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखो, आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने माँ बाप का एहतराम और इज्जत नहीं सिखाती, वो आपको इस्लाम सिखाता है। इस्लाम बताता है माँ बाप के क्या हकूक हैं। सोसाइटी तो आपको बताती है कि आपका बाप अगर 50 साल का, 60 साल का है, या कोई अपाहिज हो गया तो भाई केयर होम में छोड़ के आओ, आपने क्या अपने ऊपर टेंशन पाली हुई है, ठीक है ना। लेकिन इस्लाम आपको बताता है, और अगर बच्चों को इस्लाम का ही नहीं पता तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और अगेन, आपको अभी पता नहीं लग रहा, जैसे बड़े होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, जब आपके बराबर पहुंचेंगे ना, तब आपको पता लगेगा, इन चीज़ों का एहसास होगा। तो सबसे पहले चीज़ तो है कि आप खुद इस्लाम सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। यार एक चीज़ आपने जो अभी बोली ना फ्रीडम की, मेरे हिसाब से ना एज अ मुस्लिम, आपका ईमान है ना, तो ये फ्रीडम का जो लफ्ज है ना, सोसाइटी में जो सोशल फ्रीडम है, ये जो करना करो आज़ादी, इसको तो अपनी ज़िंदगी से निकालो ना सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको फरमाया है कि मुसलमान के लिए ये जो दुनिया है ये कैद खाना है, ये अल्लाह ने बता दिया ना। और जो काफिर है या जो किसी चीज़ में ईमान नहीं रखता, उसके लिए जन्नत है। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि आपके लिए कैद खाना है, तो हम फ्रीडम के पीछे क्यों भाग रहे हैं कि हर चीज़ करने की आज़ादी है? क्योंकि हमारे लिए तो ये बिलीफ, मेन बिलीफ का पार्ट ही है कि देयर इज एन आफ्टर लाइफ, और जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं उसका नेगेटिव या पॉजिटिव आपको रिजल्ट आगे देखना है। तो इसका मतलब है आपका फ्रीडम तो रहा ही नहीं,
आप एक मोटरवे पे जा रहे हो, आपको जी नहीं फ्रीडम है, मैं 150 पे चलाऊं, क्यों? उन्होंने क्यों किया? क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए। वो यह वो लॉजिक देते हैं ना, यदि आप मोटरवे पे 70 से ऊपर नहीं जा सकते, फलानी रोड पे आप 40 से ऊपर नहीं जा सकते, फलानी पे आप 20, क्यों? क्योंकि उसका नुकसान है। तो ये आपकी और लोगों की सेफ्टी के लिए, ये आपका फ्रीडम हमने आपसे छीन लिया, ये कहते हैं ना। ये ऐसे ही। आपके सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं, वो क्यों लगाते हैं? आप जाके लोग कहेंगे आपकी और आपकी इर्द गिर्द की सराउंडिंग की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ये फ्रीडम हमने आपसे छीन लिया। तो इसी तरह इस्लाम का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि आपको दुनिया में हर चीज करने का कोई फ्रीडम नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। जिस तरह ये आजकल मॉडर्निज्म में चीजें चल रही हैं, खवातीन और मर्द इन चीजों में लगे हुए हैं कि जी हमें ये भी एक्सेप्टेंस लेनी है, ये भी एक्सेप्टेंस लेनी है। मैंने तो यहाँ तक वाकया सुना हुआ, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो जनाजा लेके आए, उन्होंने रखा, थोड़ी देर रुके दफनाने से पहले, थोड़ा दूर किसी और को मजहब को फॉलो करने वाले थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उन्होंने वो कोई पुराने थे जो और थे, उन्होंने आगे रखा, वो भी थोड़ी देर रुक गए, तो आप सल्लम ने फौरन फरमाया कि क्योंकि वो ऐसे कर रहे हैं तो आप इसको फौरन दफनाओ। क्यों? क्योंकि उनकी जो फॉलोइंग्स हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो हम फॉलो नहीं कर सकते। तो ये अपने आप को इस चीज में फ्रीडम समझना कि हमारे बच्चे जाके बर्थडेज और क्रिसमस और ये चीजें मनाएंगे तो ये फ्रीडम है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यार इसमें यही होता है ना, जैसे हमारा यही हमेशा डायलामा होता है कि भाई क्रिसमस बनाओ, और ये जो है ना कि अभी आप इंटीग्रेट नहीं हो रहे सोसाइटी में। हमारे बच्चे भी फील करते हैं, बड़े भी फील करते हैं, क्या हो गया यार हमने क्रिसमस बना ली। मैं उनसे यही सवाल करता हूँ, यार कभी आप ये जो नॉन मुस्लिम है इनको एक्सपेक्ट करेंगे पूरी तरह से ईद बनाए? जब ईद होती है ऐसा होता है कि भाई ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हो, या सुबह सुबह ही जाके मिठाई की शॉप पे जा रहे हो, या फैमिली विजिट कर रहे हो, या अगर बकरा ईद आ रही है तो बकरा ज़िबा कर रहे हो। मैंने तो मुसलमान ऐसे भी देखे हैं जो क्रिसमस की ईव या क्रिसमस के दिन टर्की लाके खा रहे होते हैं। क्रिसमस ट्री भाई, दरख्त लगाया होता है आजकल तो मस्जिद में लेके आते हैं क्रिसमस अच्छा। ट्री। हाँ, मैंने एक तो वीडियोस देखी थी, वो क्रिसमस ट्री उन्होंने कॉर्नर में रखा हुआ था मस्जिद के अंदर और नमाज हो रही है। और जहालत की इंतहा कि ना उनको पता है ना इन अंधों को पता है कि क्रिसमस ट्री की हिस्ट्री क्या है। आप किसी क्रिश्चियन से पूछ लो तो पता ही नहीं, नहीं पता। आप मुसलमानों से पूछ लो पता ही नहीं, बस एक त्योहार है जी हमने करना है, ये करना। वो यार कुछ सेंस तो बनती हो ना चीजों की। अच्छा, यहाँ पे क्रिसमस के दिनों में बहुत लोग आपको कहते भी हैं मैरी क्रिसमस, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता, ओह यू डोंट सेलिब्रेट इट, ऐसे कहती। मैंने कहा आप क्यों करते हो सेलिब्रेट? ओह यू नो इट्स जस्ट गिफ्ट देने होते हैं बच्चों को। मैंने कहा नहीं, ये तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तुम सेलिब्रेट क्यों करते हो? ओके यू नो गेटिंग लेट, विल सी यू लेटर। अच्छा, एक बंदे के ना किस्सा मेरे जहन में आया कि टैक्सी ड्राइवर था, ठीक है, उससे बात हो रही थी, तो कहता है कि क्योंकि जब यहाँ पे पैसेंजर निकल के जाता है ना, तो जैसे क्रिसमस का टाइम चल रहा है, दिसंबर का वक्त चल रहा है, तो बोलते हुए उतरते हुए बोलते हैं कि मैरी क्रिसमस, ठीक है। वो कहते हैं जब भी पीछे बोलता था ना कोई पैसेंजर, तो मैं उनके जवाब में क्या कहता था, हाय मेरी किस्मत। मेरी किस्मत कहने के बजाय वो कहते मैरी क्रिसमस, वो कहते हाय मेरी किस्मत। तो उसका जवाब ये होता था मेरी क्रिसमस। जवाब ऐसे कह रहा है मेरी किस्मत मेरी तरह काली क्यों? यार ये जो बचपन में पता लगे पीछे कोई अपना ही बैठा हो, वो आगे से आ रहे हैं कि मेरी किस्मत। यार वो जो टेबल बचपन में ना इन पर टेबल पे जो चोट लगी थी ये तेरी वो कोई और, अच्छा याद है वो यार, ये क्यों कह रहे कोई और था? वो उस्ताद मैं था और शागिर्द आप थे। यार सही है, सही है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात है, जो बच्चे हैं ना they do what you do, they don't do what you say। ये बहुत जरूरी बात है। इसकी मैं आपको एग्जांपल, मुझे खुद इसके शादी से पहले एहसास हो गया था। मैं फैमिली को विजिट कर रहा था, तो उनके ना अभी घर पे सारे फैमिली वाले थे, तो बच्चे भी थे उधर तकरीबन 5-6 साल के। तो अजान टीवी पे आ गई, तो मैंने बोला भाई अब अजान हो रही है, तो मैंने बच्चों को सिखाने को वैसे ही बोला तो कि भाई अजान हो रही है, चुप हो जाओ। तो वो कहते कि जब बड़े चुप नहीं हो रहे तो मैं क्यों चुप हूँ। यानी उसने सीधा यही बोला, और वाकई में यही हो रहा था कि जितने भी उस वक्त थे मौजूद, वो सारे गप्पे मार रहे थे। तो ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कहते रहो यार फ़ोन यूज़ ना करो, यार आप जो है ना फेसबुक यूज़ ना करो, सोशल मीडिया यूज़ ना करो, आप इस तरह नमाजें पढ़ लो, वो कर लो, कोई असर नहीं होता। अच्छा, आपको पता है, आपकी बात को एक सेकंड करते हुए मैं ये बोलूँगा, मैंने ऐसे इन्वायरमेंट्स देखे हैं घर में कि जहाँ पे उनको ये महसूस होता है ना कि मेरे बच्चे जाके बिगड़ते हैं, इवन तो वो रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं, बाप को पता है कि मेरे बच्चे वहाँ जब जाते हैं ना, जैसे आपने बताया सारे बोल रहे थे
तो वो बच्चे ने बोला कि मैं क्यों चुप करूँ, या कहीं पे टीवी चल रहा है, यहाँ पे कहीं कहीं कोई ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ मूवीज खुली देखी जाती हैं, देयर इज नो शेम शूम ये वो कोई चक्कर नहीं। तो लोग जो बाप हैं या जो घर के सरबराह हैं वो मना कर देते हैं कि वहाँ जाना ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनको होता है यार हम अपने बच्चों को तो बचाए ना, तो वो वहां से उनको मना कर देते हैं जाने का। तो ये सारे जो हैं वो एक तरह की स्ट्रगल है जो कि सब मुसलमान स्पेशली और सबको करनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने बोला जैसे जो आप करेंगे वो फॉलो करेंगे, और जो आप सिखाने की कोशिश भी करेंगे वो भी वो कुछ ना कुछ फॉलो करेंगे। तो कोशिश ये की जाए अपने बच्चों को, अपनी औलाद को बेस्ट इन्वायरमेंट जो दे सकते हैं पॉसिबली वो दें, और इतना ज़्यादा स्कूलों के हवाले ना करें, इतना ज़्यादा टीचर्स के और ट्यूशन सेंटर्स के और इन चीज़ों के हवाले ना करें। पाकिस्तान में ट्यूशन सेंटर का बहुत रवाज है बिला वजह ही, तो वो ना करें। कोशिश करें अपने बच्चों को अपना समझ के उनको क्वालिटी टाइम दें। इसके अलावा कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ देना चाहें? यार इस अभी क्लोजिंग रिमार्क तो यही होगा कि बात वहीं से शुरू हुई थी कि भाई आपने कुरान को रेफरेंस पॉइंट बनाना और अपने अपने आप को और अपनी फैमिली को इंक्लूडिंग योर किड्स आग से बचाना है। तो मेन मकसद यही होना चाहिए। आगे आपका जो आपका बेटा या बेटी चपड़ासी भी मरता है ना, और वो एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान मरता है, दैट्स बेटर देन कि वो एक डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बन के जो जिसको अल्लाह का कुछ नहीं पता, जिसको हलाल हराम का कुछ नहीं पता। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग जो है अपने औलाद को इसी लाइन पे रखें और ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में हो। तो मैं तो यही एक एडवाइस दूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे इंशाल्लाह और फिर गुफ्तगू करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। लेकिन फिलहाल इसी को एक एक जरिया बनाए, एक बेस बनाए और फिर आगे चले। तो साजिश भाई आप क्या बोलेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा यार कि आप दुनिया में आए हैं तो सबसे पहले तो आप खुद सीखें, ठीक है, अपने दीन को सीखें, समझने वाले बने, समझ आ जाए जितनी समझ आ गई, बल्कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी है साथ साथ सीखनी चाहिए। दीन इतना एक हमारा दीन इतना वाज है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने मुकम्मल सीख लिया, ठीक है। हर मोड़ पे आप सीखते ही जा रहे हैं, ठीक है। जितना सीखें वो अपने बच्चों को भी बताएं, बच्चों को बताएं भी आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, नहीं आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आपके इम्तिहान ज़्यादा है, ठीक है, आपने उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ तो यही है ना, इस्लाम आपको क्या सिखाता है, आपने अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, ठीक है, अपनी मर्जी तो करनी ही नहीं है, अल्लाह के हवाले करना है, ठीक है। जब हमें जन्नत मिल जाएगी इंशाल्लाह तो वहाँ पे फिर आप अपनी मर्जी करें, ठीक है। फरकान भाई? यार सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि अपने बच्चों को जो डिवाइसेस है ना, फ़ोन या लैपटॉप्स वगैरह या टैबलेट्स, एक तो इससे दूर रखें, और अगर उनको अलाउ करते भी हैं तो लिमिटेड आवर्स के लिए एंड इन योर ओन सुपरविजन। वहाँ पे आपका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या गंद कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली, मेरे 10 बच्चे हैं और वो सारे सिर्फ इस दौड़ में लगे हैं कि अपना घर बन जाए, अच्छी जॉब हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए मुझे, और उनको नहीं पता कि माँ बाप के मरने के बाद दर्जात कैसे बुलंद करने हैं। तो आप एक फेल पेरेंट हैं, आपने जो उनसे अपना टाइम वेस्ट किया है और आपने बच्चों की आखिरत भी ख़राब की है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप बच्चों के ऊपर, अगर आपने उनको इस्लाम सिखाना है तो पहले खुद इस्लाम सीखें, इस्लाम क्या सिखाता है आपको, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कुरान को और जो शरीयत है उसको रेफरेंस पॉइंट बना के, तो बच्चों के ऊपर जुल्म की इंतहा तक भी जो उनसे बच्चों को नहीं मारना चाहिए। उनकी परवरिश में आप इस हद तक चले जाएं कि बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है और उनको मार पीट, जो उनसा चाचा भी मार रहा है, माँ बाप भी मार रहे हैं। जितनी भी डिस्कशन दी है, हम लोगों ने डिस्कशन की है आज की पॉडकास्ट के अंदर, उसके अंदर लोग जो उनसे हैं वो खुद ही डिसाइड करें। लेकिन अगेन मेरी तरफ से सिर्फ यही है कि आप जो उनसे ये फ़ोन है इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें, किसी भी किस्म की स्क्रीन को। और इसके अलावा अगर आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। अस्सलाम।